So hi everyone, welcome back to Pochum classes. My name is Rupesh and I hope you guys are doing well. आज की जो हमारी क्लास है वो है सर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट्स। मतलब हमारे इतिहास में कुछ ऐसे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। हम सभी ने नाम भी सुना हुआ है, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, बहुत सारे लोगों का हमने नाम सुना हुआ है, राइट। इनके कुछ इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इनके इंपॉर्टेंस है, बुक्स है, उसको आज हम कवर अप करेंगे प्रीसाइजली। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज हम 4 से 5 कुछ मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट से रिफॉर्मर्स को कवर अप करेंगे। बाकी इनके ऊपर मैंने एक लंबी क्लास ऑलरेडी पहले अपलोड किया हुआ है, बट आज की क्लास में और उनमें क्या डिफरेंस है, हमने इससे पहले जब इन टॉपिक्स को पढ़ा था तो हमने लेंदी पैराग्राफ फॉर्मेट में पढ़ा था, बट आज मैं आपको ये टॉपिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट से मोमेंट्स को, आंदोलन को या फिर पर्सनैलिटीज को माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, राइट। कैसे हम कवर करेंगे सर? विल बी कवरिंग देम विद द हेल्प ऑफ द माइंड मैप्स। और जब हम माइंड मैप्स के थ्रू कवर अप करेंगे तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको रिलेट कर पाना, इनको याद कर पाना कंपैरेटिवली बेटर होगा देन अदर चैप्टर्स, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वो सारे एस्पिरेंट जिनकी ऐसी क्वेरी आती है कि सर हमारे पास में हिस्ट्री में ना क्रोनोलॉजिकल मैनर वाले क्वेश्चन आते हैं कि किसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में आते हुए नजर आते हैं। तो आप जब भी उन क्वेश्चंस को देखो तो मेरा सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है, सजेशन यही है कि आप क्या करो, उन टॉपिक्स को ना माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ो, ताकि आपको ये पता चले कि पहले इवेंट से दूसरा इवेंट का ट्रिगर कैसे हुआ है, क्या उसके बीच के फैक्ट्स हैं। अगर आपको बीच की स्टोरी पता है ना कहीं ना कहीं वो चैन ऑफ इवेंट आपको ध्यान में रहेगा। दैट इज हाउ वी शुड बी प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक, राइट। तो आज हम माइंड मैप्स के थ्रू हम वैसे ही कवर अप करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट हैव अ वेरी जनरल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी बैचेस व्हिच आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम्स, सीडीएस एंड द टीचिंग एग्जाम्स, इसका हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, राइट। आप जैसा देख सकते हैं इस पर्टिकुलर हम कोर्स के अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, सारे वर्टिकल के सारे सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ये जो कोर्स है दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज एस्पिरेंट जिनको आंसर राइटिंग चाहिए या फिर उनको एक्सक्लूसिवली एक मेंटोर की आवश्यकता है जो उनकी मदद करेगा इस प्रिपरेशन में कि आपको किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट को कवर अप करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हमने बस सेशंस को देख लिया, क्लासेस अपलोड हो गया, लेक्चर्स देख लिया, दैट इज ऑल, बट वहां तक चीजें खत्म नहीं होती। उसके बावजूद भी एस्पिरेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि सर हम आंसर राइटिंग कैसे करें, हम यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन करें तो ऑप्शनल पेपर कैसे डिसाइड करें, हम किस तरीके से रिवीजन करें टॉपिक्स को ताकि हमारे थीम्स मल्टीपल टाइम रिवाइज होते रहे, सर हम जीएस पेपर में एथिक्स जैसे पेपर को कैसे कवर अप करें। बहुत सारे ऐसे ना आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स के बाहर से होते हैं, एंड दिस इज नेचुरल क्योंकि आप बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो उसके लिए इन ऑर्डर टू हेल्प यू इन दैट इन ऑर्डर टू हेल्प यू इन दिस स्ट्रगल कर्व, राइट, पोचम हैज इंट्रोड्यूस्ड दैट मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसमें आपको प्रीसाइजली मेंटोर्स के द्वारा हेल्प मिलेगा प्रीसाइजली इन ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स। साथ में आप देख सकते हैं इसमें वर्ल्ड मैपिंग भी है, रिचा मैम का एक्सक्लूसिवली आपको न्यूमोनिक सेशन भी देखेगा विच यू गाइज जनरली नो अबाउट, राइट। तो दिस इज द बैच और अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और वैलिड ऑफर आपके पास 27 जुलाई तक। सो इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली एनरोल। अगर आप किसी भी ऐसे बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दैट इन द परचम क्लासेस एप्लीकेशन। चलो अब हम अपने कंटेंट पे आते हैं। सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पर्सनालिटी जिसके बारे में हम सभी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। द नेम ऑफ द पर्सनालिटी इज राजा राम मोहन रॉय। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से पर्सनालिटी है, राइट। क्योंकि जब आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करोगे तो राजा राम मोहन रॉय के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, बुक्स हैं जहां से क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आए। इनको बेसिकली फादर ऑफ इंडियन रेनेसां का भी टाइटल दिया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइटल है, राइट। अब देखो इस स्लाइड में मैंने सभी चीजों को ईयर वाइज यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में ताकि आपको याद करना आसान हो, ठीक है। आपको एक एक करके दिखाई देगा। सबसे इंटरेस्टिंग दिखाई देगा सर इन्होंने एक किताब लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, और मोनोथिस्ट से एक वर्ड आता है सर मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब पता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ मोनोथिज्म? मोनोथिज्म का मतलब होता है सर एक ईश्वरवाद, मतलब हम सिर्फ एक भगवान को पूजा करें, एक ईश्वर की तरफ अपना इंक्लाइनेशन रखें, इसी को मोनोथिज्म कहते हैं। तो प्रीसाइजली राजा राम मोहन रॉय जी ने अपनी किताब लिखा है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जो मोनोथिज्म को प्रमोट करती है किताब। उससे भी इंपॉर्टेंट है 1814 के आसपास में इन्होंने आत्मीय सभा नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था। किसको सेटअप किया था सर? ही एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज आत्मीय सभा। प्लस ये वेदांता की विचारधारा को भी मानते हुए नजर आएंगे। ही बिलीव्स इन द फिलॉसफी ऑफ वेदांत, जिसमें उन्होंने क्या समझाया? ही डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन रीजंस। मतलब आप किसी भी चीज को ना कोर रिचुअल के नाम पे मत बिलीव करो, आपको चीजों को रीजन के नाम पे सोचना चाहिए। साइंटिफिक आउटलुक आपके अंदर में होना चाहिए। यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी चीज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। साइंटिफिक आउटलुक इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ में आपको दिखाई देगा इन्होंने एक और किताब लिखा था परसेप्ट्स ऑफ जस्टिस।
तो आपको दो किताबें दिखाई देंगे, एक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट और एक है परसिप्स ऑफ जस्टिस। ये दोनों के दोनों किताब किसके द्वारा लिखे गए? दे हैव बीन रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय, द पर्सन हु इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। ठीक है, और इनकी जो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी 1814 में, उसका नाम था आत्मीय सभा। उसके बाद सर 1828 में इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रह्मो समाज की स्थापना की है। ब्रह्मो समाज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की, तो आप बोलोगे सर राजा राम मोहन रॉय ने की है, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, प्लस ऐसा कहते हैं सिंस बहुत पढ़े लिखे इंसान थे तो इनको ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, राइट। ही वाज एक्चुअली अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट, मतलब इनको लाइक लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल फ्रेंच, चाइनीज, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज थी जो आप देख सकते हो यूरोपियन कंट्रीज में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बोले जाते हैं ना। ही न्यू ऑल दिस लैंग्वेजेस, जिससे पता चलता है कि वाज अ वेरी स्टूडियस पर्सनालिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रह्मो समाज का सर एजेंडा क्या था? इनका एजेंडा था सर कि हमारी हिंदुइज्म में जो भी अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां इन द सेंस जैसे सती हो गया, सती इज अ काइंड ऑफ इंप्यूरिटी ना, हम सती प्रथा को फॉलो कर रहे हैं, हम चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज नॉट गुड फॉर चाइल्ड्स हेल्थ एंड ऑल। तो ऐसी जो भी हमारे पास अशुद्धियां है, विडो मैरिजेस नहीं हो रही हैं, ठीक है, इन अशुद्धियों को प्यूरिफाई करना, इनको खत्म करना हिंदुइज्म से, राइट। और कहीं ना कहीं मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद की तरफ में लोगों को बढ़ाना कि आप मोनोथिज्म करिए, मतलब आप एक ईश्वर को ही पूजिए, दैट इज इनफ, राइट। कहीं ना कहीं रिचुअल्स को कम करना, राइट। इनफैक्ट जो लॉजिकल रीजनिंग है धर्म में उसको बढ़ाना। अब कोई कह दे कि हम इस तारीख को ये नहीं कर सकते और अगले दिन कर सकते हैं, इट डजंट मेक सेंस ना। अगर हम लॉजिकली देखें तो जो चीज गलत है उसको कभी नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ डेज के नाम पे बांट दे कि नहीं इस दिन को हम सब कुछ कर सकते हैं, सारा गलत कर सकते हैं, बस इस दिन को नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन द रीजन। तो कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाया गया, राइट। राजा राम मोहन रॉय जी का उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। प्लस रिलीजन को लेकर के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ही वांटेड टू प्यूरिफाई द हिंदुइज्म। एंड अपोजिशन में देखो तो सर इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिला। फॉर एग्जांपल धर्म सभा, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ सर, धर्म सभा। अब धर्म सभा जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो उस टाइम पीरियड में कुछ रूढ़िवाद विचारधारा वाले ऑर्गेनाइजेशन थे, ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपोज किया है आइडियोलॉजी को, जो ऐसे प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय अपने ब्रह्मो समाज के द्वारा। इसके बाद पता है ब्रह्मो समाज की कहानी बहुत आगे तक जाती है, जनरली हमने इसको यहाँ कवर नहीं किया बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पर्टिकुलर स्टफ in the paid classes and also we have covered the same thing in other YouTube sessions। पहले YouTube में मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ था। इसमें आपको दिखाई देगा कि केशव चंद्र सेन आएंगे, टैगोर जी आएंगे, राइट। तो टटवा बोधनी सभा बनेगा, फिर आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, बहुत सारे स्प्लिट्स हैं। तो बेसिकली आपको मेजरली ये नाम तो आपको पता होना चाहिए, दे आर द बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द ब्रह्मो समाज, कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हमसे क्वेश्चन लगने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर इसमें दो किताबों के नाम, एक तो आपको दिखाई देगा परसेप्ट्स ऑफ जेसस और एक आपको क्या दिखाई देगा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यहाँ पे, ठीक है। ये दो किताब का नाम तो आपको एटलीस्ट ध्यान में होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू विवेकानंद इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब हम देखेंगे विवेकानंद जी के बारे में। आप सभी ने विवेकानंद जी को जरूर पढ़ा हुआ है, विवेकानंद जी के बारे में आप सभी को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। विवेकानंद जी मतलब आप इस चीज को ध्यान में हमेशा रखना कि जो भी एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले रिफॉर्मर आते हैं, जो भी ऐसे कोई रिफॉर्मर आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने एक नीश में रिफॉर्म की बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा ये बताओ वुमेन एजुकेशन, राइट, इस पे किसने सबसे ज्यादा काम किया, तो आप बोलोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने में किसने सबसे ज्यादा काम किया है, तो आप बोलोगे सर ज्योतिबा फुले, ठीक है। इम्प्यूरिटीज है या जो मोनोथिज्म है, मोनोथिज्म को प्रमोट करना, इस पे किसने काम किया, सर राजा राम मोहन रॉय। तो आपको पता चलेगा कि एक रिफॉर्मर है और हर रिफॉर्मर का अपना एक नीश है, मतलब हर रिफॉर्मर अपने एक जोन में काम करता हुआ नजर आता है। अगर मैं वैसे विवेकानंद जी की बात करूं, इनका क्या जोन रहा है, तो सर इनका जोन बहुत ज्यादा यूथ पे रहा है। आप सभी ने विवेकानंद जी की इमेज, उनके कोट्स को देखा होगा, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स, इस टाइप के कोटेशन, इससे आपको पता चलेगा कि विवेकानंद जी का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहा है सोसाइटी में, ठीक है, स्पेशली यूथ्स के बीच में। तो उनकी कुछ विचारधारा को हम देखेंगे। सबसे पहले आपको दिखाई देगा इंडियन नेशनलिज्म, लोगों के अंदर में एक राष्ट्रीयता की भावना। देखो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयता ये तभी आएगा जब हमारे बीच में ना यूनिटी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे बीच में यूनिटी नहीं हो और हमारे बीच में नेशनलिज्म आ जाए? नहीं हो सकता ना। जब तक मेरे और आपके बीच में यूनिटी ही नहीं होगा तब तक हम सब एक दूसरे के साथ एक देश के लिए कैसे सोच पाएंगे। देश के बारे में सोचने से पहले हमें एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा नेशनलिज्म के थ्रू। और आपको क्या इंपॉर्टेंट दिखाई देगा, सर इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की भी बात की हुई है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल यूथ्स को लेकर के काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है, जो भी इंप्योरिटीज रहती हैं उनको भी हटाने की बात की है, राइट। सबसे इंटरेस्टिंग सी बात है सर, वेदांत की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, वही साइंटिफिक आउटलुक में सोचने की बात करते हैं, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन को स्टैब्लिश किया 1897 में। इसके पीछे का रीजन था कि सर रामकृष्ण वाज द नेम ऑफ हिज गुरु, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण, जिनके नाम पे इन्होंने इस मिशन की शुरुआत की 1897 में। बहुत पुराना मिशन था, और ये मिशन भी कहीं ना कहीं इस वेदांत की आइडियोलॉजी पे रीजनिंग को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। इन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भी बात की है। आपको मैं बताऊंगा, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्पीच रहा है पार्लियामेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंट को इन्होंने एड्रेस किया था 1893 में चिकागो में, यूएस में। उस स्पीच में इन्होंने कहा था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो ये बहुत ही एक इंपैक्टफुल स्टेटमेंट था, क्योंकि अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग जनरली लेडीज एंड जेंटलमैन करके रिस्पेक्ट शो करते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका वाज समथिंग व्हिच वाज ट्राइंग टू इंपैक्ट दैट वी ऑल आर ऑल टुगेदर वन, हमारे बीच में वो ब्रदरहुड का सेंस है, द सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड शुड बी देयर। तो ये स्टेटमेंट के द्वारा देखा गया था, और ये काफी रिकॉग्नाइज स्पीच रहा है स्वामी विवेकानंद जी का, राइट, जिसके बारे में हम सभी ने सुना भी हुआ है, राइट। तो आपको थोड़ा सा ईयर को ध्यान रखना है कि 1893 में ये पार्लियामेंट का एड्रेस हुआ था, और रामकृष्ण मिशन को 1897 में बनाया गया था, परमहंस रामकृष्ण जो इनके गुरु रहते हैं उनके नाम पे। बाकी आपको बताना है मुझे कि जो विवेकानंद जी थे ना, इनके बचपन का नाम क्या था। यू हैव टू टेल मी द बचपन का नाम, द चाइल्डहुड नेम ऑफ विवेकानंद जी इन द कमेंट बॉक्स। फटाफट बताएंगे सब लोग, अगर आपने पढ़ा है तो बताओ, नहीं पढ़ा है तो चेक करके आओ, राइट। और देखो इस माइंड मैप के थ्रू आपको सारी चीजें कनेक्टेड से दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग अलग कलर का यूज भी किया गया ताकि इट लुक्स कैची एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ज्यादा फैक्ट्स बल्कि में नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर अप करेंगे, और अल्टीमेटली शॉर्ट सेशन है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट से मोमेंट्स को करना है, तो हम उसको अच्छे से कवर अप करते चलेंगे। बाकी बहुत डिटेल तरीके से अगर आप इन चैप्टर्स को कवर अप करना चाहते हो, इन अदर वर्ड्स पूरी हिस्ट्री कवर अप करना चाहते हो ना, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द कोर्सेज। वहां पे हमने एक एक चैप्टर को काफी डिटेल में कवर अप किया, 1.5-2 घंटे के सेशंस में कवर अप किया हुआ है, राइट। एनीवेज, फिर आपको दिखाई देगा सर वेदांत की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, तो दिस इज द आइडियोलॉजी, यूनिटी ऑफ रिलीजन्स, है ना, धर्मों के बीच में यूनिटी होना चाहिए। ये मतलब विवेकानंद जी का जो कोर रहता है ना, वो यूथ के ऊपर में फोकस रहता है, यूथ की यूनिटी के अंदर में, है ना, ब्रदरहुडनेस को लेकर के, तो इन चीजों पे इनका कुछ ज्यादा इंफोसिस रहता हुआ नजर आता है। और रामकृष्ण मिशन भी इन्होंने अपने गुरु जी के नाम पर स्टार्ट किया 1897 में। नाउ द नेक्स्ट रिफॉर्मर ऑन द पिक्चर इज कौन है? ज्योतिबा फुले, जिनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सत्य शोधक समाज, जिसको हम ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी, इट्स कॉल्ड एज दी सत्य शोधक समाज, ठीक है। अब देखो ये जो सत्य शोधक समाज है, ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी है, ज्योतिबा फुले जी का, इनका जो मेजर फोकस रहता है, राइट, जो इनका मेजर इंक्लाइनेशन रहता है, वो रहता है बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अपलिफ्ट करने को लेकर के। देयर शुड बी अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस। कहीं ना कहीं इनके पास में आपको एंटी कास्ट मोमेंट दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा एजुकेशन फॉर लोअर क्लासेस, और सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस तभी आप करोगे ना जब आप सभी को एक समान तरीके से रूप में देखोगे, सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट दोगे। क्या सोशल जस्टिस हो सकता है? आपने सोसाइटी में एक को बहुत ज्यादा प्रिविलेज दे दिया और एक को कुछ भी नहीं दिया, इस तरीके से सोशल जस्टिस तो कभी नहीं हो सकता। अगर हम एंटी कास्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो हम कर रहे हैं ना उसके अगेंस्ट में फाइट, ठीक है। फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो हम छुआछूत करते हैं लोगों के साथ में, उसके अगेंस्ट में फाइट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और सबसे कमाल की बात है, इन्होंने एजुकेशन को लेकर के काफी एम्फेसिस किया। किसने? आपको पता चलेगा ज्योतिबा फुले ने, जो सत्य शोधक समाज को चलाते हैं। इनका नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ज्योतिबा फुले, राइट। और भी इंटरेस्टिंग सी बात क्या है सर, इन्होंने ना 2 किताब लिखी, अभी 2 किताब मैंने यहाँ पे लिख दिया। ही हैज रिटन 2 बुक्स। एक किताब का नाम है सर गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। और जो दूसरी किताब इन्होंने लिखा था उसका नाम था सर सार्वजनिक सत्याधर्म। सो दिस इज सेकंड बुक एंड दिस इज द फर्स्ट बुक। ये 2 किताब लिखते हुए नजर आते हैं। कौन लिखते हुए नजर आते हैं? ज्योतिबा फुले। क्या नाम है? गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्याधर्म। तो इन दोनों किताब के नाम को हमें अच्छे से कवर अप करना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 चीज दिखाई देगा। एक तो ये आइडोलिट्री, मतलब मूर्ति पूजन, राइट, उसको अपोज करते हुए नजर आते हैं। और जो भी इंसान इन जनरल मूर्ति पूजन को अपोज करता है ना, उसका मोर फोकस्ड होता है कि आप मूर्ति के द्वारा ना जाकर के अगर आप उस सुप्रीम एनर्जी को खुद से कनेक्ट करोगे तो शायद आपके और उनके बीच में वो कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा। बिकॉज जब आप मूर्ति के द्वारा या फिर अलग अलग माध्यम से जाओगे तो रिचुअल बढ़ते हैं, राइट, इस टाइप के रिचुअल पर्पसेस ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो आप अगर इसको अपोजिशन ऑफ आइडोलिट्री करोगे तो मोर ऑफ क्या होगा, आप उस रिचुअल से बचोगे, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है अपोजिशन ऑफ रिचुअल्स, क्योंकि देखो जो भी रिचुअल्स होते हैं ना,
वो सोशल नॉर्म्स के बेसिस पे होते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी प्रथाएं होती हैं हमारी सोसाइटी में, वो एक्चुअली में हमारी बिलीफ के ऊपर में होती है, राइट, दैट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बिलीफ्स। लेकिन अगर आप आइडियोलिट्री को या इन चीजों को अपोज करते हो तो आप एक रीजन के ऊपर में साइंटिफिक आउटलुक के साथ सोचते हो, राइट, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इन जनरल इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आप बिलीफ से ऊपर उठ करके अपने टेम्परामेंट के साथ डिसीजन लेते हो। उन चीजों को इन लोगों ने प्रमोट किया, दैट इज व्हाट दे हैव प्रमोटेड। और सिर्फ ये आपको सत्य शोधक समाज में नहीं दिखाई देगा, ये आपको बहुत सारे रिफॉर्मर्स में इन जनरल एक कॉमन आइडियोलॉजी दिखाई देगा। सिमिलर आइडियोलॉजी आप राजा राम मोहन रॉय के अंदर भी दिखाई देंगे, जब वो आइडियोलिट्री को अपोज करते हैं और मोनोथिज्म को प्रमोट करते हैं। सिमिलर थिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो रैशनल थिंकिंग हो या फिर साइंटिफिक इक्वालिटी हो, इन चीजों पे फोकस करते हैं। और इनकी वाइफ का नाम था सर सावित्री बाई फुले, बहुत इंटरेस्टिंग है। What was the name of the wife of Jyotiba Phule? So the name of the wife of the Jyotiba Phule was Savitribai Phule. ज्योतिबा फुले माली कम्युनिटी से आते थे। कौन से? माली कम्युनिटी से आते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग सी बात क्या है सर, कि जो आपको सावित्रीबाई फुले दिखाई देंगी, इन्होंने भी वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम किया हुआ है, राइट। बाल हत्या प्रतिबंधक केंद्र जैसे ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने स्टैब्लिश किया था। मैं आप लिख देता हूं, बाल हत्या प्रतिबंधक केंद्र, ठीक है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है। बेसिकली हर नेम इज व्हाट? सावित्रीबाई फुले, राइट। तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए ज्योतिबा फुले, इनका सत्य शोधक समाज, ठीक है, कौन से किताब लिखी गई है, तो गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्याधर्म, बहुत इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आई हैव वन मोर अनाउंसमेंट टू ऑल ऑफ यू। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, प्रीसाइजली बिहार पीसीएस एंड यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, सो परचम क्लास हैज इंट्रोड्यूस्ड अ क्रैश कोर्स फॉर बोथ दिस सेक्शंस। स्पेशली अगर आप बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली से दिस टू ऑल ऑफ यू। बिहार पीसीएस में देयर इज अ ग्रेट वैकेंसी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिस टाइम। अप्रोक्सीमेटली 1000+ वैकेंसीज है, क्लोज टू 13 और 1400 समथिंग, क्लोज टू दैट। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रीमलाइन किया, यू कैन डेफिनेटली क्रैक द प्रीलिम्स एंड गो फॉर मेंस एग्जाम्स एज वेल। तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, स्पेशली इस टाइम तो हमने प्रीलिम्स को स्टार्ट किया हुआ है फॉर द बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस। तो जो भी ऐसे एस्पिरेंट है, आप प्रीसाइजली देख सकते हो, ऑफर्स आप सभी के सामने हैं, राइट। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अभी आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। इफ यू मिस आउट टू द लाइव क्लासेस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दिस लेक्चर्स, तो आप उसको वहां देख सकते हैं प्रीसाइजली। इसमें हम क्या करेंगे सर, जितने भी थीम्स हैं जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं स्टेट पीसीएस में, राइट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स में, उन थीम्स को हम रिपीटेड बार में कवर अप करेंगे, जिसके कारण उस थीम्स पे कमांड हो जाए। प्लस हम पीवाईक्यू को लगाते रहेंगे, सो दैट वी आर कंप्लीटली सॉलिड ऑन द प्रिपरेशन साइड। तो आप इसको एक बार देख सकते हो, डेफिनेटली वॉच आउट दिस एंड डेफिनेटली थिंक समथिंग अबाउट इट। फिर आपको दिखाई देगा अलीगढ़ मोमेंट एंड मुस्लिम एजुकेशन। जब हम अलीगढ़ मोमेंट की बात करते हैं या मुस्लिम एजुकेशन की बात करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऐसा इंसान जिसने मुस्लिम एजुकेशन पे बहुत जबरदस्त काम किया था, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सर सैयद अहमद खान, थोड़ा मैं आपको इनका बैकग्राउंड देता हूँ। ये एक्चुअली में जुडिशियल फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड जुडिशियल फैमिली थी ब्रिटिशर्स के अंदर में इनकी, राइट। इनके फैमिली के लोग भी जुडिशियल सर्विसेज में बिलोंग करते थे और ब्रिटिशर्स के लिए काफी कुछ इन्होंने किया है। प्लस इसके साथ में बहुत रिस्पेक्टेड सी फैमिली थी, काफी पढ़े लिखे लोग थे। और जो सर सैयद अहमद खान थे ना, ये एक्चुअली में मुस्लिम्स में एजुकेशन को लेकर के काफी सीरियस थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मुस्लिम्स जो है वो एजुकेशन लेवल में अभी भी अपने हिंदू काउंटर पार्ट से पीछे चल रहे हैं। सो दे शुड बी वर्किंग ऑन दैट सेक्शन, ताकि वो एजुकेशन अगर बेटर करेंगे तो जाकर के उनका पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंक्लाइनेशन ज्यादा होगा। मतलब इस चीज को समझो, सर सैयद अहमद खान ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो मुस्लिम्स हैं वो अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करके अगर एजुकेट करने में खुद को पार्टिसिपेट करे तो उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो इन्होंने मुस्लिम एजुकेशन पे काफी कुछ काम किया हुआ है, बहुत साइंटिफिक सी सोसाइटी के बारे में इनका assumption भी था। सबसे इंटरेस्टिंग सी बात क्या है सर, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की है 1875 में। ईयर थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन से साल स्थापना की है? 1875 में। क्या नाम है कॉलेज का? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और उसको आप आज के टाइम पे क्या कहते हो? टुडे यू कॉल दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जो आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उसका नाम आज क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे आप उसको देखते हो, जो प्रीसाइजली मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हुए नजर आता है, राइट। वेस्टर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात करते हुए नजर आता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट सर, जो रिलीजियस
फैंटासिज्म है उन चीजों के अगेंस्ट में वो दिखाई देता है, वो नजर आएगा। ठीक है, इन सभी चीजों से इंपॉर्टेंट, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मुस्लिम्स में जो एजुकेशन है उसको डेवलप करना, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जिसके कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। इसके साथ साथ में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट जो ध्यान में रखना वो ये है कि इन्होंने ना सर मैगजीन लिखा, उस मैगजीन का नाम है तहदीब उल अखलाक। क्या नाम है? तहदीब उल अखलाक, और इसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मोरल्स, राइट। मतलब इस पर्टिकुलर मैगजीन के थ्रू वो मैनर और मोरल्स को लेकर के क्या लोगों को अपनी बातें बताना चाहते हैं। प्रीसाइजली इस मैगजीन का नाम आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है सर सैयद अहमद खान की मैगजीन का नाम क्या था? सो द नेम ऑफ द मैगजीन ऑफ सर सैयद अहमद खान वाज तहदीब उल अखलाक। तो देखो ये जो भी बुक्स के नाम मैं बता रहा हूँ ना, देखो मैंने आज आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नहीं करा रहा हूँ, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्रिसाइजली चुनिंदा कुछ 5-6 रिफॉर्मर्स कराऊंगा। देखिए इनमें मैं जो भी बुक्स के नाम बता रहा हूँ उस पर ठीक से देख करके जाना। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, जैसे परसेप्ट्स ऑफ जस्टिस था उसके अंदर में, राइट। फिर गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट था, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी किताबें हैं। फिर आपको यहाँ पे दिखेंगे, इसके बाद से ज्योतिबा फुले, उनकी किताब का नाम क्या था? तो गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्या धर्मा। फिर आपको यहाँ पे तहदीब उल अखलाक दिखाई देगा। सो दे आर सम इंपॉर्टेंट बुक्स एंड लेट मी टेल यू हियर एवरी वन ऑफ यू, आपको शायद नहीं पता, पीवाईक्यू उठा करके देखो इन बुक्स के ऊपर में, इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स के ऊपर में कितने रिपीटेड थीम्स पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और अगर हम माइंड मैप्स के थ्रू कवर अप कर रहे हैं तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारा रिटेंशन पहले से काफी बेटर होगा एंड विल हैव अ गुड कमांड ओवर द कंटेंट एज वेल। ठीक है, चलो सॉरी, ऑलराइट। सो मूविंग अप अहेड, नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर यंग बंगाल मोमेंट। ठीक है, क्या दिखाई देगा? यंग बंगाल मोमेंट। यंग बंगाल मोमेंट में आपको हेनरी विवियन डिराजियो, हेनरी विवियन डिराजियो, इन्होंने स्टार्ट किया था सर यंग बंगाल मोमेंट। ठीक है, और इस यंग बंगाल मोमेंट को शुरुआत किया गया था इनके द्वारा, हेनरी विवियन डिराजियो के द्वारा। ये लोग कुछ ऐसे, मतलब यंग हेनरी विवियन डिराजियो जो थे ये कुछ ऐसी पर्सनालिटी थे, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत इंस्पायर्ड थे। इनको फ्रांस की क्रांति बहुत इंस्पिरेशन देती है, क्योंकि फ्रांस में जिस प्रकार से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया गया, समझाया गया, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी इंस्पिरेशन मिलता है। और अगर मैं आपको स्पेशली बताऊं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और कहीं ना कहीं इन टर्म्स पे ये काम करते हुए भी नजर आते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी पे इसको स्प्रेड करते हुए नजर आते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट सी बात क्या है सर, इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया फ्रॉम 1826 से लेकर के 1831 तक, मतलब पढ़े लिखे इंसान है। ही इज द प्रोफेसर, ही हैज टेकन एजुकेशन फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन को ड्राइव करते हैं। तो इनको लगता है कि हमारे देश में भी जो लोग हैं ना, उनको लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वाले कॉन्सेप्ट को समझाना चाहिए, उनको भी उतना डेवलप करना चाहिए। ठीक है, और इसी के लिए इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआत की। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यंग बंगाल मोमेंट। क्या नाम है? यंग बंगाल मोमेंट। ठीक है, जो रैशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। सबसे कमाल की बात क्या है, इनको जो टाइटल दिया गया, दर्जा, वो क्या है? द पायनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। जो आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन है बंगाल की, इसके पायनियर का दर्जा दिया गया हेनरी विवियन डिराजियो को। और किसने दिया? ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने दिया। मतलब इनके काम से बहुत इंस्पायर थे। लेकिन अफसोस जो आपके डिराजियो साहब है, इनकी विचारधारा बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है, क्योंकि एक नॉर्मल सा ट्रेंड क्या है कि अगर आपको सही मायने में अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना है, इफ यू वांट दैट योर आइडियोलॉजी शुड इंपैक्ट मास लेवल ऑफ ऑडियंस, तो ये तभी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब अपनी आइडियोलॉजी को आप मास लोगों से कनेक्ट कर पाओ, राइट। आप जितने भी विचारधाराओं को देखो, जो बैकवर्ड क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं, वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपनी विचारधारा को मास लेवल ऑफ ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे हैं, बैकवर्ड क्लास के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, वुमेन्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन जो हेनरी विवियन डिराजियो थे, ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडिया को लेकर के सपोर्ट करते थे। और उस टाइम पीरियड में जो क्राउड था वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया, राइट। कहीं ना कहीं इनका जो मोमेंट था वो फार्मर्स का जो इशू होता है, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग समस्या फेस करते हैं, उससे जुड़ नहीं पाए। इसीलिए इतना कमाल का एक आंदोलन होने के बावजूद यंग बंगाल मोमेंट उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। बट हाँ, हिस्टोरिकली एक बहुत ही रिमार्केबल इंपैक्ट छोड़ करके जाता है, और आपके एग्जामिनर का तो फेवरेट टॉपिक है ये। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ऑब्वियस सी बात है सर, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थी ये, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा दिया गया टाइटल, दैट इज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल, which is very important to Henry Vivian Dirazio. I think this should be clear to each and every one of you. इसमें और कुछ भी नहीं है, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं लगभग 4 साल, ये सब बेसिक्स है। ठीक है, फिर हम देखेंगे अनदर ग्रेट पर्सनालिटी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम नहीं सुना होगा, राइट? एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, बिकॉज जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि हर रिफॉर्मर एक अलग क्षेत्र में काम करता है। राजा राम मोहन रॉय मोनोथिज्म पे काम कर रहे हैं, विवेकानंद यंग लोग के ऊपर में काम कर रहे हैं। उस तरीके से आपको पता चलेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जो ज्यादा इंक्लाइनेशन था वो था सर वुमेन एजुकेशन। क्या था? दैट वाज दी वुमेन एजुकेशन, कि हम कैसे वुमेन्स को एजुकेट करें, उनके संबंध में हम कैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करें। दैट इज व्हाट हिज ऑब्जेक्टिव वाज। तो इन्होंने वुमेन एजुकेशन के साथ विडो मैरिज के ऊपर में काम किया हुआ है, पॉलीगैमी जैसे प्रैक्टिसेस को अपोज किया हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे चीजों को प्रमोट किया। तो ये सब तो कुछ जनरल ग्राउंड्स है। स्पेसिफिक आपको ये ध्यान में रखना है सर, इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज को अपोज किया था, राइट, और उसके कारण वो चाइल्ड मैरिज का अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से है कि उन्होंने अपनी सोसाइटी में वुमेन एजुकेशन में बहुत काम किया। इनको बेंथुने स्कूल का सेक्रेटरी बनाया गया था। ही वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ बेंथुने स्कूल। बेंथुने स्कूल वर द गर्ल्स स्कूल जो गर्ल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। बेंथुने स्कूल खुद एस्टैब्लिश होता है 1849 में। बेंथुने स्कूल कब एस्टैब्लिश हो रहा है? इट इज एस्टैब्लिशिंग इन द 1849। और इनको क्या बोलते हैं? पायनियर ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन, राइट? मतलब वुमेन्स का हायर एजुकेशन की शुरुआत कहीं ना कहीं उसके पायनियर कौन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। पायनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल, ये टाइटल किसको दिया गया? हेनरी विवियन डेरेज़ियो। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा था। तो ऐसे कुछ टाइटल्स को ध्यान में रखना है। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज कि सर इन्होंने खुद से वुमेन एजुकेशन को लेकर के लगभग 35 गर्ल्स कॉलेज को ऑर्गेनाइज किया था, सो दैट द गर्ल्स कैन गेट द एजुकेशन। और अगर आप गर्ल्स पे काम करोगे, एजुकेशन दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी अशुद्धियां, फॉर एग्जांपल वुमेन रीमैरिज, पॉलीगैमी और एंड ऑल, ये सब पे तो सुधार धीरे धीरे करके आता हुआ डेफिनेट सी बात है सर नजर आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में भी थोड़ा सा ठीक से देखना है, राइट? बाकी जो कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे उनका एक टेबल मैंने यहाँ बना दिया, सो दैट यू गाइस कैन जस्ट गो थ्रू दिस टेबल। आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से रिफॉर्मर्स कहाँ पे रहे हैं। जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर जी आपको दिखाई देंगे। तत्वबोधिनी सभा जो मैं आपको ऑलरेडी बताया था, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने बाद में पहले तो तत्वबोधिनी सभा उन्होंने बनाया था, फिर बाद में वो ब्रह्मो समाज के साथ जुड़ते हैं। और केशव चंद्र सेन और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इन दोनों की, सॉरी, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है। तो जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने ब्रह्मो समाज अलग बना लिया और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने आदि ब्रह्मो समाज बनाया। तो इस तरीके से डिविजन्स दिखाई देगा, राइट? मैंने आपको ये पूरा पूरा टॉपिक आपको पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया वाईटी पे, ठीक है? फिर आपको दिखाई देगा केशव चंद्र सेन, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, यही मैं आपको बता रहा था। इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आता है और बाद में टूट जाते हैं। एमजी रानाडे, प्रार्थना समाज, है ना? फिर गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और आपको नारायण गुरु जी दिखाई देंगे एसएनडीपी में, राइट? श्री नारायण धर्म परिपाला, जो इजावास का आंदोलन था केरला में, जो लोकल एरियाज में जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको प्रमोट करने को लेकर के था। एनीवेज, तो आज के सेशन में मैंने क्या किया है, कुछ चुनिंदा से 4 से 5 जो मुख्यतः बहुत ही इंपॉर्टेंट से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उनको कवर अप करा दिया है, राइट? अगर आप बोलोगे तो इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा और उसमें जो भी बचे हुए रिफॉर्मर्स उसको भी करा दूंगा। साथ में आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट्स इन सेशंस को देख रहे हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट कि जो भी मैं माइंड मैप्स आपको दे रहा हूँ, इस माइंड मैप्स पे जहां भी आपको स्पेसेस दिख रहे हैं उन स्पेसेस में आप इसमें और भी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बाकी जो भी मैंने यहाँ पे ईयर्स बताए हैं, जो भी मैंने आपको बुक्स के नेम बताए, ये वही ऑथेंटिक बुक्स एंड ईयर्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएगा। मैंने यहाँ पे जबरदस्ती का फैक्ट्स बॉम्बार्डमेंट नहीं किया। तो अगर आप इतने को भी ठीक से कवर अप करके जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, और यहाँ से आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन लगने लग जाएंगे, ठीक है? सो आज के सेशन को अपन यहीं पे रखते हैं। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। बाकी आप इसको एक बार देख करके मल्टीपल रिवीजन करोगे, सो यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड ऑल द डियर एस्पिरेंट्स जो इस बार पीसीएस में बिहार और यूपी को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आई अगेन वांट टू टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, जो भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया वो प्रीसाइजली आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के किया गया, जहां पे हम टॉपिक के साथ में क्वेश्चंस लगाते चल रहे, जिसके कारण हमारा एक हैबिट भी क्वेश्चन सॉल्विंग का डेवलप होते रहे। तो इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट पर्टिकुलर स्टेप। बाकी जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं और अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बैच इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो विद दिस I would like to end the session today, and I hope the session was helpful to all of you. So see you tomorrow in some other session. तब तक के लिए all the very best. God bless you all and keep on revising, keep studying very hard. Thank you so much everyone. God bless you.